नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। और आज खास मुलाकात में एक ऐसे मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं इसलिए कि हाल ही में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन त्यागपत्र देने के पीछे क्या वजह रही है, और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे लीडर जिनकी अपनी बिंद में एक पहचान है और बिंद में एक अलग स्थान भी रखते हैं, पर लोकसभा चुनाव के पहले इस्तीफा देना चर्चा का विषय भी बना है। तो आज तमाम सारे मुद्दों पर मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं अजय प्रताप सिंह से। बहुत स्वागत है अजय प्रताप जी आपका। जी धन्यवाद। अजय जी, अब पहली शुरुआत तो यहीं से करना पड़ेगा कि क्या हुआ, इतना ऐसा लीडर, ऐसा नेता जो लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा और अचानक चुनाव के ठीक पहले जब पार्टी को आपकी जरूरत होगी तो आप त्यागपत्र दे देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबे समय से मैं संबद्ध रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरी 35-37 वर्षों की यात्रा रही है और एक निष्ठावान प्रामाणिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी को अपनी सेवाएं देने का प्रयास किया है। लेकिन विगत दिनों से पार्टी के अंदर कुछ ऐसे हालात बन गए थे, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली से मैं संतुष्ट नहीं था और मेरी असहमति थी। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। कथनी और करनी में अंतर है और केवल संगठन स्तर पर ही नहीं, सरकार के स्तर पर भी जो कामकाज है उस कामकाज को लेकर मेरे मन में असंतोष है, रोष है। और इसके आधार पर मुझे ये लगा कि अब मुझे अपना रास्ता अलग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा और साथ नहीं निभ पाएगा, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। लेकिन सर, इन दिनों तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, हर मंच से आपके कार्यकर्ता, आप भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, अभी तो मैं यही कहूंगा। लेकिन हर मंच से बात तो यही कही जाती कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। आप कह रहे हैं कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से देखा है। लोगों ने केवल भारतीय जनता पार्टी को नारों से महसूस किया है। इसलिए जो मैं सोच रहा हूं, मैं जो देख पा रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं, उसके आधार पर मेरा निर्णय है। जी जी, कहां कमियां दिख रही है आपको, आप जो कह रहे हैं? लेकिन देख रहे हैं बीजेपी बहुत 2 से शुरू होती है, 300 तक पहुंच जाती, और अब तो बात हो रही है कि अब की बार 400 पार, फिर भी कमियां नजर आ रही। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का बड़े पैमाने पर जनाधार हो सकता है, लेकिन ये जनाधार कई बातों को लेकर निर्माण हुआ है और ज्यादातर वो बातें परसेप्शन के आधार पर है। जो ग्राउंड रियलिटी है, खासतौर पर मेरे क्षेत्र में, मेरे गृह जिले में, मेरे गृह संसदीय क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मुझे वो ग्राउंड रियलिटी नजर नहीं आती है। मैं एक छोटा सा ही उदाहरण देता हूँ जी कि कहा जाता है कि हम हर घर को नल से जल उपलब्ध कराएंगे। हमारे सीधी संसदीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इसके लिए योजनाओं का धूमधाम से प्रचार हुआ है और मेरा दावा है कि आज तक सीधी संसदीय क्षेत्र में किसी भी घर को नल से जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। सारी योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं, या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं या अकर्मण्यता की भेंट चढ़ गई हैं। जो पूर्व में भी संधारित योजनाएं थीं, संचालित योजनाएं थीं, वो भी किसी न किसी कारण से ठप पड़ी हुई हैं। जिन योजनाओं का ये कहा जाता है कि पूर्ण हो गई हैं, उनसे भी पानी घरों को नहीं प्राप्त हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ग्राउंड रियलिटी अलग है। अगर किसी को मेरे बातों पर शक है, मेरे दावों पर शक है, तो मैं उसको आमंत्रित करता हूं कि आए सीधी संसदीय क्षेत्र में, सीधी जिले में, और मेरे साथ चले। और वो जिस योजना को चाहे उस योजना को दिखा सकते हैं। मैं सप्रमाण है जो बात कह रहा हूं उसको उनके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। सीधी संसदीय आपका मतलब यह है कि जी, आपका मतलब यह है कि नल जल योजना जिसकी बात कही जा रही केंद्र की तरफ से
केंद्र सरकार की तरफ से, डबल इंजन सरकार की तरफ से, वो नल जल योजना आपके यहाँ कागजों पर है? मैं जो देखता हूँ अपने क्षेत्र में, जो अनुभव कर रहा हूँ, मैं उसको बात कह रहा हूँ। अब बड़े बड़े विकास के दावे होते हैं, लोक कल्याण के दावे होते हैं, लेकिन हम मूल्यांकन अपने क्षेत्र के आधार पर करेंगे। जहाँ विकास की बात होती है तो हमारे सीधी संसदीय क्षेत्र में विकास के 2 प्रतिमान बन चुके हैं। जब विकास की बात आती है तो कोई भी जनप्रतिनिधि की जो पहली नज़र पड़ती है, किसी भी मीडिया कर्मी की जो पहली नज़र पड़ती है, वो रीवा से सिंगरौली रेल लाइन के संदर्भ में चर्चा करते हैं। वो सीधी से सिंगरौली नेशनल हाईवे 39A की चर्चा करते हैं। 13 14 साल बीत चुके हैं साहब, अभी तक रेल लाइन जो है सीधी तक नहीं पहुंची है, रीवा से सीधी। और सीधी से सिंगरौली जो सड़क है, उसके संदर्भ में मैंने संसद में भी विषय उठाया था, माननीय गडकरी जी ने उसका संज्ञान भी लिया था। 14 साल बीत चुके हैं, टेंडर एक बार निरस्त हो चुका है, दोबारा टेंडर किया गया है, और उसके बाद भी उसकी गति ऐसी है कि मुझे लगता है कि अगले 5 साल में भी पूरा नहीं होने वाला है जी। तो ये विकास की गति है, और विकास के दावे दूसरे जगह कम सुनते हैं, हो सकता है कि सही भी हो, लेकिन हम तो अपने यहाँ का मूल्यांकन करेंगे ना। हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हों, चाहे किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हों, चाहे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हों, चाहे लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया हो, राज्यसभा में मैंने स्वयं प्रतिनिधित्व किया है, विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व हुआ है, सभी ने आवाज उठाई है, लेकिन हम केवल आवाज ही ना उठा सकते हैं। क्रियान्वयन एजेंसी तो दूसरी है, उनकी प्रायोरिटी हमारी सीधी नहीं है, हमारी सिंगरौली नहीं है, इसलिए पीड़ा होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार का जो परफॉर्मेंस है हमारे संसदीय क्षेत्र, हमारे सीधी जिले में अप टू मार्क नहीं है, और इसलिए भी ये मेरे असंतोष का कारण है। सर, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप खुद राज्यसभा के सदस्य रहे, आपने कहा कि मैंने इस मुद्दे को उठाया भी, गडकरी जी के सामने भी रखा और बातें हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे ही अब आज आप त्यागपत्र दे रहे हैं तो ये मुद्दे ज्यादा हावी हो गए? अब देखिए, जो मुझे महसूस हुआ, अपने बुद्ध विवेक से मैंने कदम उठाया है। ये मुद्दे कल भी प्रमुख थे, आज भी प्रमुख हैं, और जब तक ये पूर्ण रूप से परिणित नहीं हो जाते हैं, ये कार्य संपन्न नहीं हो जाता, ये मुद्दे शाश्वत बने रहेंगे। लोगों के जहन में है, लोगों की चर्चा में है, लोगों के विचार में है, और लोगों का सीधी और सिंगरौली के मूल्यांकन का आधार बने हुए हैं। इसलिए मैंने इन 2 मुद्दों का विशेष रूप से उल्लेख किया। बाकी तो मुद्दे बहुत सारे हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है, उन सारे मुद्दों में भी नतीजा सिफर है। त्यागपत्र देने के बाद क्या किसी नेता से आपकी बात हुई है, मनाने का प्रयास किया? चुनाव सामने है लोकसभा के, तो क्या कोई बड़ा नेता आगे बढ़ा, आपसे बात की? देखिए, लंबे समय तक मैंने जिस संगठन में काम किया है, तो बहुत सारे लोगों से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मधुर संबंध रहे हैं। वो मेरे बारे में भी चिंता करते रहे हैं, और उनका आशीर्वाद भी समय समय पर मुझे प्राप्त होता रहा है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में जब मैंने इतना कठोर कदम उठाया है, तो वो चिंता कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने निर्णय पर अडिग हूँ, और मुझे लगता है कि जो मैंने रास्ता तय किया है, मुझे उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। तो रास्ता तो तय कर लिया आपने, अब आगे का रास्ता है क्या? क्या निर्दलीय चुनाव मैदान में जाने की तैयारी है, या फिर कांग्रेस से बात चल रही, कांग्रेस का कोई ऑफर है? आने वाले दिनों में कहीं और तो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इन दिनों चर्चा तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में आने वालों की कतार लगी है, लाइन लगी है। अजय प्रताप जी कहीं और तो रुख नहीं कर रहे? बिल्कुल आश्वस्त रहिए, मैं किसी दूसरे दल में नहीं जा रहा हूं, और अभी मेरा फैसला भारतीय जनता पार्टी से अपना रास्ता अलग करने का मात्र है। चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। जैसी परिस्थितियां बनेगी, जैसे हमारे शुभचिंतकों का, हमारे साथी समर्थकों का विचार होगा, उस तरीके का हम कदम उठाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल ना तो मैं किसी राजनीतिक दल में शामिल हो रहा हूं, और ना मैं चुनाव के संदर्भ में कोई विचार कर रहा हूं। आप
आप जो कह रहे हैं कि क्या लोकसभा लड़ने की आपने जिज्ञासा महसूस की थी या अपनी तरफ से बात रखी गई थी, आप भी उसमें एक पार्टिसिपेटर थे, आप ये मान रहे थे कि लोकसभा का टिकट आपको मिलना चाहिए था? मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते अपने दल के समक्ष सभी को दावा करने का अधिकार है, सभी को अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी के तो लाखों कार्यकर्ता हैं, सभी इच्छा रखते हैं, सभी अपना मत प्रस्तुत करते हैं, अपना विचार रखते हैं। तो अगर मेरे संदर्भ में भी अगर ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो राजेश मिश्रा जी को टिकट देना क्या नागवार लगा है अजय जी को? प्रश्न राजेश मिश्रा जी का नहीं है। राजेश मिश्रा जी भी उन लाखों कार्यकर्ताओं में शामिल हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे और उन्होंने भी टिकट मांगा। प्रश्न उसका है कि जिस तरीके से टिकट का निर्णय किया गया, तो गलती टिकट का निर्णय करने वालों में है, टिकट के निर्णय करने की प्रक्रिया में है, टिकट का निर्णय करने वालों की विश्वसनीयता में है। ये मेरी नाराजगी का विषय है कि कहा कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है और परिणाम कुछ आता है जी। इसके आधार पर एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा इस व्यवस्था से विश्वास उठा है। क्या होना चाहिए आपके मुताबिक व्यवस्था? क्या जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने अपना रखी, बीजेपी ये कहती है कि हम सर्वे कराते हैं, बीजेपी ये कहती है कि हम अपने पर्यवेक्षक पहुंचाते हैं, उसके आधार पर टिकट देते हैं जो उस लायक प्रत्याशी होता है, तो क्या ये माना जाए जो एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो प्रक्रिया ठीक नहीं है? प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कहा जा रहा है उसके अनुरूप परिणाम नहीं आता है। जो सर्वे की बात आप कहते हैं, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की बात करते हैं, गोपनीय सर्वे की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो हमारे पास हर तरीके की एजेंसियां हैं। आजकल मीडिया के द्वारा भी समय समय पर सर्वे होता रहता है, तो उसका भी फीडबैक पॉलिटिकल पार्टीज को प्राप्त होता रहता है। लेकिन जो निर्णय आता है वो इसके अनुरूप परिलक्षित नहीं होता, इसलिए लोगों को शंका होती है और बहुत सारी शंका होती है जो लोकतंत्र में स्वस्थ नहीं है। जो निर्णय लेने वाले हैं वो शंका के घेरे में आते हैं, आक्रोश होता है उनके प्रति। तो आपका आरोप मैं मानूं कि सीधा केंद्रीय नेतृत्व पर है? जो भी निर्णय प्रक्रिया से सम्मिलित है वो सारे के सारे लोगों पर मेरा आक्षेप है। प्रदेश का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, मैं चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हों या संगठन में बैठे हुए लोग हों, वो ठीक काम नहीं कर पा रहे। मैं तो यही कहूँगा कि जो परिणाम दिख रहा है मुझे तो ठीक नहीं प्रतीत होता है। आप उस सीधी और बिंदु से आते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छे संकेत मिले, बहुत अच्छा परिणाम एक तरह से कहा जाए उसका प्रतिफल भी दिखाई दिया। ऐसे में पार्टी छोड़ना कितना उचित मानते हैं? अब राजनीतिक दृष्टि से लोग बाग ये कहते हैं कि ये समझदारी का काम नहीं है, लेकिन सवाल समझदारी या नासमझी का नहीं है, सवाल अपने विश्वास का है। और मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, तो राजनीति का जो रास्ता हमने अख्तियार किया था वो सेवा के लिए अख्तियार किया था, कुछ पाने के लिए नहीं किया था। जिस जमाने में हमने भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया तो उस जमाने में हमारे सीधी से कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हमारे गृहग्राम के ही थे, लेकिन हमने उनका साथ नहीं चुना, हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ चुना। भारतीय जनता पार्टी का रास्ता हमको ठीक लगता था, भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चलकर हमको लगता था कि समाज की, देश की ठीक तरीके से सेवा की जा सकती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि 35-37 वर्षों के पश्चात कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने चुना था वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत परिवर्तन आ गया है। हो सकता है कि आज की पार्टी मेरे अनुकूल ना रह गई हो अथवा मैं पार्टी के अनुकूल नहीं रह गया हूँ, इसलिए हम दोनों के बीच में संगत नहीं बैठ रही है, इसलिए हमने अलग अलग रास्ता तय करने का निश्चय किया है। तो इसको ऐसा भी मान ले कि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी वो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने पार्टी को गढ़ा, जिन्होंने पार्टी को आगे किया, पार्टी उनको छोड़ती जा रही, ऐसा कह सकता हूँ?
अब ये निष्कर्ष निकालने की जिम्मेवारी आपकी है जी। और मैं तो केवल अपनी बात कह सकता हूँ। कहाँ देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व को? बातें बहुत हो रही है और एक तरह से एक माहौल भी है, 400 पार की बात कही जा रही, 370 पार की बात कही जा रही है, लेकिन आप एक अब पार्टी से अलग हटकर वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी को देखते कहाँ, गलतियां कहाँ हो रही है? मुझे लगता है कि कार्यकर्ता के तौर पर जो मान सम्मान होना चाहिए, कार्यकर्ता की राय का जो आदर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और इसलिए ठीक है, आज का दौर ऐसा है कि दोनों स्तर पर सरकार है, तो बहुत सारे लोग असहमत होते हुए भी विभिन्न परिस्थितियों के कारण चुप हो सकते हैं, लेकिन अंदर अंदर सुगबुगाहट तो है। हो सकता है कि मैं कुछ जल्दीबाजी कर गया हूँ या कुछ नासमझ हूँ, मैं अपने विचारों को दबा नहीं पाया हूँ, थोड़ा मेरा मन विद्रोही प्रकृति का है, तो मैंने अपने आप को व्यक्त कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से भीड़ का आगमन हो रहा है, भीड़ आए, अन्य दलों से लोग बाग आए, उनका स्वागत है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए खून पसीना दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए विपरीत समय में परिश्रम किया है, हमेशा उसके लिए एक सहारा बन के खड़े रहें, आखिर उनके भी मान सम्मान के बारे में विचार करना ये पार्टी के नेतृत्व का काम है, पार्टी के जो नीति नियंता है उनका काम है। इसको ऐसा मान ले कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आ रहे हैं, अलग अलग पार्टी से, खासकर कांग्रेस से जो लोग आ रहे हैं, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना कार्यकर्ता है वो कहीं उसके अंदर एक क्रोध है, उसके अंदर एक गुस्सा है और वो ये चाहता है कि उनकी पूछ परख कम हो रही। नहीं, क्रोध और गुस्सा नहीं है, उनका स्वागत है जो आ रहे हैं, मुझे लगता है आना भी चाहिए, लोगों के आने से ही पार्टियां बढ़ती हैं, लेकिन नए आने के कारण पुराने का महत्व समाप्त हो जाए, भारतीय जनता पार्टी में नए लोग काबिज हो जाएं और पुराने लोग दरवाजे के बाहर खड़े हों, तो ऐसे तो पार्टी नहीं चलती ना। भाई विचारधारा के आधार पर जिसने आपको समर्पित किया है, और विचारधारा का समर्पण और अवसरवाद दोनों के बीच में महीन रेखा है, उस रेखा को तो पहचानना पड़ेगा ना कि कौन अवसरवाद का लाभ उठाने के लिए आ रहा है और कौन है विचारधारा के आधार पर समर्पित होकर आपके लिए काम कर रहा है। अगर ये अंतर नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, अभी अच्छा समय है तो ठीक रहेगा। आखिर कांग्रेस की भी ये गत हुई तो क्यों गत हुई है? एक जमाने में कांग्रेस का भी सूरज नहीं डूबा करता था, लेकिन आज कांग्रेस इस स्थिति पे पहुंची है तो इसी कारण हुई है, तदर्थवाद के कारण पहुंची है। कार्यकर्ताओं के जो प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, उसको ठेस पहुंची, इसलिए लोग कांग्रेस से विमुख होते गए हैं। भारतीय जनता पार्टी विचारवान पार्टी अब नहीं रही। मैं ये नहीं कहता कि विचारवान पार्टी नहीं रही कि है, ये तो आप लोगों के मूल्यांकन का काम है। मुझे जो लगता है कि मेरे जैसे लोगों की जो स्थिति है वो पार्टी के अनुकूल नहीं है, और इसलिए मैं अपने आप को पार्टी में असहज पा रहा हूँ। आपने एक बड़ी बात कह दी, बात में आपने कहा कि मैं थोड़ा उग्र विचार का हूँ, तो जल्दबाजी कहूँ मैं इसको, या मैं अपनी बात कह पाने में थोड़ा जल्दबाजी कर गया होगा, हो सकता है, आपका सोचना हो सकता है जैसा आपने कहा। लेकिन क्या ये माने कि कई लोग ऐसे हैं जो बोलना तो चाहते हैं लेकिन वर्तमान नेतृत्व के सामने बोल नहीं पाते? हाँ, बिल्कुल ऐसी परिस्थिति है। बहुत सारे लोग अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी असहमति व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां हैं, कुछ किसी लालच में, कोई किसी दबाव में, कोई कुछ पाने की आकांक्षा में, और बहुत सारे लोगों की हो सकता है कि आवाज़ भी दबा दी जाती हो, उनकी आवाज़ को ही नज़रअंदाज कर दिया जाता हो, इतना साहस नहीं जुटा पाते हो, तो इसके कारण। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि खरबदाहट है। आपने जब त्यागपत्र दिया तो वहां से वर्तमान की विधायक, पूर्व सांसद रीति पाठक की तरफ से उस पर जवाब आया और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की तरफ से सब कुछ दिया गया, लेकिन कहीं महत्वाकांक्षी हावी हो गई। अब माननीय विधायक जी क्या कहते हैं, उनके निजी विचार हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं,
तो स्वाभाविक है इस तरीके का वक्तव्य उनकी तरफ से आया होगा। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिंद में कहाँ देख रहे हैं इस वक्त, जब लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं? अभी तो करीब 26 सीटें मिल गई है, लेकिन लोकसभा की में जैसे आप जैसे नेता जिसके अंदर एक रोष है, जो क्रोधित है, जिसने जैसा आपने कहा कि मैंने जल्दी कर दिया, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो मन में बात रख के बैठे होंगे, तो बिंद में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में कहाँ देख रहे हैं अजय जी? अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूँ, आपका लंबा अनुभव। अभी तो चुनाव प्रारंभ हो रहे हैं और चुनाव जो प्रारंभ हो रहे हैं इसलिए भविष्यवाणी करना थोड़ा सा कठिन है। जैसे जैसे चुनाव स्पष्ट होते जाएंगे, पक्ष विपक्ष के सारे विचार और मुद्दे सामने आते जाएंगे, उसके आधार पर चुनाव क्या करवट लेता है अभी उस बारे में थोड़ा सा कहना कठिन है। अब चूंकि आप ना बीजेपी में है ना कांग्रेस में है, एक राजनेता है जिसके पास राजनीति का लंबा अनुभव है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कहां देख रहे हैं? अब ये तो अपने अपने कैडर कांग्रेस को कम अपने अपने कैडर को उत्साहित करने के लिए, एक उत्साहवर्धक वातावरण का निर्माण करने के लिए इस तरीके से दावे प्रतिदावे किए जाते हैं। सही परिणाम तो मतगणना के पश्चात ही आता है। एक जमाना था कि आपने सुना होगा कि इस विधानसभा चुनाव से पहले का जो विधानसभा चुनाव था 2018 का, उस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 200 पार। नतीजा क्या आया? नतीजा ये था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चंद सीटों से बनने से रह गई थी, कांग्रेस की सरकार बन गई थी। तो इस तरीके के जो नारे हैं अपने कैडर को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मतदाता बहुत जागरूक है, बहुत सजग है और सभी विषयों का, सभी मुद्दों का, परिस्थितियों का बड़ी कुशलता पूर्वक मूल्यांकन करता है और समय आने पर अपना निर्णय देता है। तो अब मेरे कुछ अंतिम 2 सवाल है आपसे, छोटे छोटे, काफी लंबी चर्चा आपसे मेरी हुई है। सवाल यही है कि अजय प्रताप जी अगली लाइन क्या रहने वाली है, क्या निर्णय करने वाले हैं और कब तक ये माना जाए कि अंतिम निर्णय जनता के सामने होगा, हम सबके सामने होगा कि अजय प्रताप अब ये करने जा रहे हैं? अभी कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा और कुछ समय के बाद ही मैं स्पष्ट कर पाऊंगा कि मेरा अगला निर्णय क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। कांग्रेस के पास एक थी, क्या इसमें इजाफा होगा? मैं ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं करने विश्वास करता हूं। कांग्रेस जैसा परिश्रम करेगी, जैसा मेहनत करेगी, वैसा कांग्रेस को प्रतिफल प्राप्त करे होगा और जैसा भारतीय जनता पार्टी परिश्रम करेगी वैसा भारतीय जनता पार्टी को प्रतिफल प्राप्त होगा। तो बीजेपी तो अभी परिश्रम का दावा कर रही है कि हम रात दिन एक कर रहे हैं, बूथ को लेकर मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि अभी का परिश्रम ठीक है? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता उस विषय पर। भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो अच्छी बात है, अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो उसका परिणाम उनको मिलेगा। पर फिर भी आने वाले दिनों में कुछ नए की हम उम्मीद कर सकते हैं? इंतजार करना चाहिए हमको 4 मई तक, 4 जून तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खास मुलाकात में आपने तमाम सारे मुद्दों पर बड़ी खुलकर चर्चा की है अजय जी, और आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आपके पास तमाम तरह की समझ भी है। लेकिन अजय प्रताप सिंह जिस तरह से खुले तौर पर अपनी बातें रख रहे हैं, या ये कहा जाए कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर भले एक अलग अंदाज में सवाल उठा रहे हैं, पर ये सवाल ये कहते हैं कि बीजेपी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। अजय प्रताप के इस्तीफे को देख लें तो, और क्या आने वाले दिनों में जिस तरह के संकेत अजय प्रताप दे रहे हैं कुछ और भी दिखाई देगा। लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में पहली मुखालफत बीजेपी की तरफ से ही सामने आई। खास मुलाकात में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।